दोस्तों, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या उनकी सरकार वो गलती कर सकती है जो बीजेपी की पॉलिटिक्स को 40 साल पीछे धकेल दे? क्या प्रधानमंत्री मोदी वाकई ऐसी गलती कर सकते हैं जिससे बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाए, केवल एक राज्य में नहीं, पूरे के पूरे देश में? क्या प्रधानमंत्री कुछ ऐसी गलती कर सकते हैं, कोई ऐसा कदम उठा सकते हैं वाकई में जिससे कि पूरे के पूरे देश में मोदी के खिलाफ एक आंदोलन शुरू हो जाए? दोस्तों, ये सवाल इसलिए खड़े हो गए हैं क्योंकि कल से इस बात की चर्चाएं हैं कि हो सकता है कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। हालांकि केवल अटकलें हैं, इस पर कोई पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता कुछ, लेकिन इसको मजबूती तब मिली, इस बात को बल तब मिला जब कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक इंटरव्यू में बंगाल में जो लेडी डॉक्टर के साथ दरिंदगी हुई उस मसले पर विस्तार से अपना बयान दिया और पश्चिम बंगाल की उस घटना पर पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ी और इनफ इज इनफ, यानी कि बस बहुत हुआ, इस तरह का सख्त बयान दिया। और इस बयान के बाद से लगातार टीवी चैनल्स में, मीडिया में और चर्चाएं शुरू हो गई कि क्या राष्ट्रपति शासन लग सकता है पश्चिम बंगाल में। दोस्तों, अभी इस तरह के चर्चाएं करना बहुत जल्दबाजी है, लेकिन यकीन मानिए अगर इस तरह का कोई फैसला ये सरकार लेती है तो कैसे उसके लिए अगले 40 साल देश की राजनीति के दरवाजे बंद हो जाएंगे। मतलब बीजेपी की ऐसी दुर्गति हो जाएगी कि मोदी जी तो छोड़िए, बीजेपी की अगली की कई पीढ़ियां बीजेपी की राजनीति जो करती रही हैं, बीजेपी के जो नेता हैं वो चेहरा नहीं दिखा पाएंगे देश में। सब कुछ मैं आपको तफसील से बताऊंगी और साथ में ये भी बताऊंगी कि जो लोग ये सोच रहे हैं कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाना इतना आसान है, वो भी मुगालते में है, वो नहीं होने वाला है इतनी आसानी से, ये मैं आपको बताऊंगी। लेकिन दोस्तों, ये तो आपको पता ही है, बंगाल में जब से घटना हुई तब से बीजेपी इस पूरे के पूरे मामले में सड़कों पर है, आंदोलन कर रही है, बंगाल बंद का आह्वान भी किया और गोदी मीडिया भी इस मामले को प्रमुखता से दिखा रहा है। यहाँ मैं आपको बता दूँ दोस्तों, देश के किसी भी हिस्से में इस तरह की घटना होती है तो हमारा दिल दुखता है, एक औरत के तौर पर, एक महिला के तौर पर से ज़्यादा एक इंसान के तौर पर, कि मतलब कब ये चीज़ें खत्म होंगी। हर बार हम सड़कों पर उतरते हैं, चाहे निर्भया हो, चाहे बंगाल का ये मामला हो, लेकिन सड़कों पर अपना गुस्सा उतारने के बावजूद भी ना तो हमारा सिस्टम, ना ही हमारा समाज इस तरह के मामलों को लेकर संवेदनशील है। लेकिन ये भी एक सच्चाई है दोस्तों कि बंगाल को लेकर जितनी प्रमुखता से गोदी मीडिया बंगाल के मामले को दिखा रही है, अगर उससे आधा मामला भी मणिपुर में जिस तरह से हमारी देश की बेटियों को नंग करके घुमाया गया था, अगर उस मामले को दिखाया जाता हो ना, तो आज मणिपुर में 1.5 साल से जो हालात हैं वहाँ ठीक हो गए होते। दोस्तों, जिस वक्त बंगाल में घटना हुई उसके 1-2 दिन बाद उत्तर प्रदेश में भी ऐसी ही घटना हुई, लेकिन उसे लेकर कोई गोदी मीडिया का इस तरह का पूरा जो कवरेज है आपने नहीं देखी होगी। मैं फिर कह रही हूँ दोस्तों, मैं मानती हूँ कि चाहे वो बंगाल में हो, चाहे यूपी में हो, चाहे मणिपुर में हो, चाहे वो महाराष्ट्र में हो, बदलापुर में भी इसको लेकर जबरदस्त तरीके से लोग सड़कों पर उतरे हैं। गलत है, चाहे वो इस सरकार में हो, चाहे उस सरकार में हो। अगर पुलिस ने और सिस्टम ने संवेदनहीनता दिखाई है तो वो गलत है, हर लिहाज से किसी भी हाल में उसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। लेकिन ये गुस्सा सेलेक्टिव कैसे हो सकता है? मतलब महाराष्ट्र की बेटी बेटी नहीं है क्या? मणिपुर की बेटी बेटी नहीं है क्या? ये इसी वजह से शायद इस तरह के मामलों में ना हमारी जो चेतना है, जो राष्ट्रीय चेतना है, वो उस तरह से जागृत नहीं होती, क्योंकि हम खुद भी अपनी चेतना को पार्टियों में बांट देते हैं। लेकिन सवाल ये कि क्या वाकई में इसकी वजह से बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? दोस्तों, हाल के सालों में हमने ये देखा है कि जो संवैधानिक पद थे, जिनका कभी इस तरह से राजनीतिकरण नहीं हुआ है, अब होने लगा। जैसे लोकसभा का जो अध्यक्ष पद है, अमूमन देखिए लोकसभा का अध्यक्ष सत्ताधारी दल ही चुनता है और लोकसभा का अध्यक्ष बेसिकली जो सरकार होती है बेसिकली उसके द्वारा चुना गया है और उसी का सांसद भी होता है कई बार, ज़्यादातर तो सरकार के दिशा निर्देशों की तरह ही काम करता है, ऐसा लगता है। लेकिन फिर भी इस लेवल पर उस पर कभी किसी ने आरोप नहीं लगाए होते हैं भेदभाव के, जो कि अब लग रहे हैं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला पर। इसके अलावा दोस्तों, उपराष्ट्रपति जो कि राज्यसभा के सभापति हैं, उपराष्ट्रपति इससे पहले वेंकैया नायडू भी रहे हैं, वो भी राज्यसभा के सभापति रहे, लेकिन उन पर किसी ने इस तरह के गंभीर आरोप नहीं लगाए जिस तरह के आरोप अब जगदीप धनखड़ पर विपक्ष के नेता राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे लगाते हैं या दूसरे लोग लगाते हैं। तो ये तो सच्चाई है दोस्तों कि जो हमारे संवैधानिक पद हैं, चाहे वो लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला हों, चाहे वो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जो कि राज्यसभा के उपसभापति हों, या फिर राज्यों के राज्यपाल हों, राज्यों के राज्यपालों का भी
जो दायरा होता है वो बहुत सीमित होता है। लेकिन हाल के सालों में राज्यों के राज्यपालों ने जिस तरह से एक तरह से फुल टाइम एक्टिव पॉलिटिक्स वो करते दिखाई दिए अपने पद में रहते हुए, ये भी हमने इन्हीं कुछ सालों में होता देखा। और वैसे ही राष्ट्रपति का जब ये बयान आया तब भी लोगों ने यही कहा कि राष्ट्रपति जी को बुरा लगा बंगाल में जो हुआ। अच्छी बात है दोस्तों, मैं तो कहती हूँ बहुत अच्छा किया राष्ट्रपति जी ने इस मामले में बोला, लेकिन राष्ट्रपति जी ने मणिपुर के मामले में क्यों नहीं बोला? दोस्तों मणिपुर का वायरल वीडियो तो बहुत ज्यादा खतरनाक था, वो तो आज भी हम याद करते हैं तो मन सिहर उठ जाता है। क्या उसको देखकर राष्ट्रपति जी का खून नहीं खौला था? क्या उसको देखकर राष्ट्रपति जी ने एक बार भी मणिपुर को लेकर पिछले 1.5 साल से राष्ट्रपति की तरफ से कोई भी बयान आया? तो इसीलिए लोगों ने यही कहा कि क्या राष्ट्रपति का भी बीजेपी इस्तेमाल कर रही है? राष्ट्रपति के पद कभी बीजेपी अपनी राजनीति के लिए इस्तेमाल कर रही है? और अगर कर सकती है, बयान दिलवा सकती है, तो क्या राष्ट्रपति शासन भी लगवा सकती है बंगाल में? दोस्तों पहली बात तो ये आसान नहीं है, चाहे बीजेपी इसकी मांग कर ले, लेकिन उसके लिए आसान नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति शासन कुछ खास वजहों की वजह से लगता है। जब ये पता चल जाए कि जो सरकार है वो संवैधानिक तरीके से नहीं चल रही है तो राष्ट्रपति शासन लगता है। लेकिन बंगाल में ऐसा कुछ भी नहीं है। बंगाल में जो सवाल है वो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर है, वो एक अलग मसला है। टेक्निकली मैं बात कर रही हूँ आपसे। लेकिन क्या पश्चिम बंगाल की ममता सरकार में कोई संवैधानिक संकट है? नहीं। पश्चिम बंगाल की ममता सरकार को प्रचंड बहुमत मिला है और जबरदस्त तरीके से उसने बीजेपी को पटखनी देकर सत्ता में वो काबिज हुई है। हाँ, समस्या है लॉ एंड ऑर्डर के कुछ सवालों को लेकर समस्या है। लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं अपनी ही सरकार के खिलाफ जिनको उन्होंने चुना। लेकिन जिस दिन सरकार, मोदी सरकार अगर ये फैसला ले ले दोस्तों कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगना है, यकीन मानिए ये जो सड़कों पर लोग उतरे हुए हैं ममता सरकार के लॉ एंड ऑर्डर के सवाल को लेकर, ये पूरा का पूरा मामला बदल जाएगा और केंद्र की मोदी सरकार के इस फैसले के खिलाफ उसके बाद सड़कों पर लोग उतरेंगे। और उसके बाद जितनी भी विपक्ष की सरकारें, चाहे वो तमिलनाडु की एमके स्टालिन सरकार हो, चाहे विपक्ष में, हालांकि विपक्ष की सरकारें कम है, लेकिन जहां जहां विपक्ष की सरकारें हैं वहां वहां जबरदस्त तरीके से इसका विरोध होगा। हालत ये हो जाएगी दोस्तों कि खुद मोदी जी की कुर्सी हिल सकती है, उनको सत्ता से बेदखल किया जा सकता है, क्योंकि जनता जब सड़क पर आ जाती है दोस्तों तो फिर चाहे कितना भी मजबूत नेता हो उसको इस्तीफा देना पड़ सकता है। इंदिरा गांधी तो उसका जीता जागता प्रमाण है। और जो बात मैं आपसे कह रही हूँ दोस्तों वो इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि आप देखिए बकायदा TV9 ने इसको लेकर खबर छापी है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 355 और अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगता है और 355 केंद्र सरकारों को राज्यों को बाहरी अतिक्रमण और आंतरिक अशांति से बचाने की ताकत देता है। हाँ, ये बात सही है दोस्तों कि 356 के तहत राष्ट्रपति के पास, देश के राष्ट्रपति के पास ये ताकत है कि वो किसी भी तरह से अगर संवैधानिक तंत्र असफल हो गया है सरकार का या फिर कमजोर पड़ गई है राज्य सरकार की शक्तियां, तो राज्य सरकार को अपने अधीन ले सकती है और राज्यपाल का शासन लगा सकती है। लेकिन ये तब होता है जब राज्य सरकार संविधान के हिसाब से काम नहीं करती। तो वहां इसका प्रोसीजर क्या है? राज्यपाल जो है वो अपनी एक रिपोर्ट तैयार करते हैं। रिपोर्ट जो होती है वो राज्यपाल की सिफारिश कही जाती है। राज्यपाल की सिफारिश कैबिनेट को भेजी जाती है, कैबिनेट उसको सहमति देता है, उसके बाद जाकर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है। तो अगर ऐसा हुआ दोस्तों तो राज्यपाल अपनी रिपोर्ट बनाएंगे, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल, फिर वो रिपोर्ट वो केंद्र सरकार के कैबिनेट को भेजेंगे और कैबिनेट उसे अप्रूव करेगी। मतलब कि खुले तौर पर ये कहा जाएगा कि पश्चिम बंगाल में जो राष्ट्रपति शासन लगाया जा रहा है वो केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी के बाद लगाया गया, टेक्निकली भी और प्रोसीजर भी यही है। तो पूरा का पूरा ब्लेम जो है वो राष्ट्रपति पर नहीं आएगा, वो किस पर आएगा? केंद्र की मोदी सरकार पर आएगा। और यकीन मानिए मोदी जी इस बोझ को झेल नहीं पाएंगे, क्योंकि उसके बाद ऐसा गुबार सड़कों पर उतरेगा, न केवल विपक्ष के नेताओं का बल्कि उन लोगों का भी जो मोदी जी के समर्थन पे हैं, क्योंकि मोदी जी तो इमरजेंसी के खिलाफ तमाम तरह की बयानबाजी करते हैं। बाकायदा मोदी जी तो उसको संवैधानिक हत्या दिवस के तौर पर मनाते हैं जिस दिन इमरजेंसी लागू की गई थी देश में। बड़ा सवाल ये है कि फिर आप एक ऐसी सरकार को, जो चुनी हुई सरकार है, प्रचंड बहुमत के बाद चुनी हुई सरकार है, वहां किस हिसाब से राष्ट्रपति शासन लागू कर देंगे? मणिपुर में तो राष्ट्रपति शासन लागू हुआ नहीं, जहां आपकी डबल इंजन सरकार है और आपकी डबल इंजन सरकार में आपके खुद के मुख्यमंत्री के काफिले पर लोग हमला करने पर आमादा हो जाते हैं। आपके खुद के मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा नहीं बचा पाते, उनका इस्तीफा लोग फाड़ देते हैं। मणिपुर में 1.5 साल से राष्ट्रपति शासन लगा नहीं और लग कहाँ रहा है? पश्चिम बंगाल में। क्यों? क्योंकि वहां समस्या अलग है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बंगाल में समस्या नहीं है, लेकिन वो लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है।
पुलिस ने कई गलतियां की हैं वहां पर, लेकिन क्या उसकी वजह से किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लग सकता है? दोस्तों, मेरा आकलन कहता है कि अगर पश्चिम बंगाल में ऐसा कुछ भी करने की जल्दबाजी या गलती केंद्र की सरकार ने की, तो केंद्र की सरकार को वक्त से पहले न केवल चुनाव में का सामना करना पड़ सकता है, बल्कि मोदी जी तो छोड़िए, बीजेपी की जो इस वक्त की पूरी पॉलिटिक्स है वो धराशायी हो जाएगी और करीब करीब 20 से 25 साल पीछे चली जाएगी बीजेपी की पॉलिटिक्स। बीजेपी को ऐसा नुकसान होगा जिसका कोई अंडू नहीं हो सकता। बीजेपी सोच भी नहीं सकती कि उसको कितना नुकसान होगा ऐसा कुछ करने पर। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन हैं जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।